हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी। कैसे हो आप सब? मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मैटर एंड इट्स टाइप। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। सो मैंने पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में नहीं कराया है, बिकॉज अगर मैं पूरा चैप्टर एक वीडियो में करा देती तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती। So the topic is matter and its type, and this video is important for SSC and state PCS students, those who are preparing for the exams. So let's get started with the video. वीडियो शॉर्ट है, प्लस आपको करना क्या है, लीड्स लगा के सिर्फ अपना सुनते रहना है। इसको ज़्यादा डिटेलिंग मैंने इसमें दी नहीं है, बस मैंने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करी है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर जो होता है, जब भी हम आसपास अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हमें बहुत सारी जो लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स दिखती हैं, जो कि डिफरेंट शेप्स की होती हैं, साइजेस होते हैं, उनका टेक्सचर जो होता है, उनका कलर होता है। टेक्सचर मतलब जब आप उनके ऊपर हाथ लगा के देखोगे, कोई सॉलिड मिलेगी आपको, कोई लकड़ी की मिलेगी, कोई ग्लास की मिलेगी, कोई स्टील की मिलेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं उनके, प्लस कलर्स उनके अलग अलग होते हैं। तो एवरीथिंग जो भी यूनिवर्स में आप एग्जिस्ट करता है वो मटेरियल से बना होता है, एंड साइंटिस्ट ने इसी मटेरियल को मैटर का नाम दिया है। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स हो गए, क्लाउड्स हो गए, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और इवन जो छोटी सी छोटी ड्रॉप होती है वाटर की, राइट, और पार्टिकल ऑफ सैंड, जो सबसे छोटा पार्टिकल अगर आप अपने हाथों में उठाओगे ना, लाइक अगर स्टैंड है बहुत सारी, उसका सबसे माइन्यूट पार्टिकल, इतना सा भी सैंड का पार्टिकल ही उठाओगे तो ये भी मैटर कहलाता है। ऑल राइट। सो जो भी ऊपर मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो भी चीज़ें अभी अभी बताई हैं, तो जो भी हम चीज़ें आसपास देखते हैं वो क्या होता है, उसमें ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनके अंदर होता है मास, एंड इन अदर वर्ड्स दे बोथ हैव मास और वॉल्यूम भी होता है इनमें, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल को देखोगे तो एक टेबल में अपना ही एक स्पेस है, ठीक है, और अपना ही ये मास है। तो मास और ये स्पेस मैं आपको दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो अपना स्पेस है, मास है, राइट। वॉल्यूम होती है लिक्विड्स में, वॉल्यूम इज इन लिक्विड्स। तो कोई भी चीज़ होगी आपकी तो वो स्पेस और मास ऑक्यूपाई करेगी, और उसी को बोलते हैं मैटर, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। और मैटर में हमारे पास दोनों चीज़ें भी हो सकती है, मास और क्या, वॉल्यूम। जब हमने शुरू में ये मैटर को अंडरस्टैंड करना शुरू करा था, ह्यूमन बींग्स ने ट्राई किया था टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग्स, तो हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया था। 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन से? पंच तत्व। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस तरह मैटर को किस चीज़ में क्लासिफाई किया था जो बेसिक इंडियन फिलोसफर्स थे आपके? तो बेसिकली 5 एलिमेंट्स में, दैट इज पंच तत्व। पंच तत्व में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। तो मैटर को इन 5 पंच तत्वों में इन जो फिलोसफर्स थे उन्होंने क्लासिफाई किया था, राइट। सो अकॉर्डिंग टू देम, जो भी लिविंग थिंग थी या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग थी, लिविंग जीवित, और जो नॉन लिविंग है जो जीता नहीं है, जो सांस नहीं लेता, दैट इज नॉन लिविंग। सो लिविंग या नॉन लिविंग वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी थी। सो जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, दे हैव अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब ये एंशियंट थे, जो ग्रीक थे फिलोसफर्स और इंडियन फिलोसफर्स थे, इन दोनों ने क्लासिफाई किया कि ये इसी 5 एलिमेंट से बनी है, पंच तत्वों से। लेकिन जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट थे, मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने क्या बोला कि दे हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। सो ये थे आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो उन्होंने क्लासिफाई किया था मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर अगर हम डिस्कस करेंगे, अभी इस बार हम सिर्फ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें आपको केमिकल नेचर ऑफ मैटर क्लासिफाई करवाऊंगी।
तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो होता है वो कहता है सबसे पहली बात कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हमें कैसे पता चलेगा मैटर पार्टिकल्स से बने होते हैं? देखिए, बहुत टाइम से जो स्कूल्स थे उन्होंने सोचा कि भाई ये जो नेचर ऑफ मैटर है उसको किस तरीके से हम रिगार्ड कर सकते हैं, कैसे हम इस नेचर ऑफ मैटर को बताएं कि ये पार्टिकल से बना है। तो पहले स्कूल ने ये बोला कि, या फिर आप कह सकते हो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि इस मैटर को हम कैसे बताएं कि ये पार्टिकल से बना है। तो पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि ये जो मैटर है ये वुड ब्लॉक की तरह होता है। लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि ये जो मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, राइट। मतलब कि एक ने तो ये बोला अगर ये हमारा मैटर है तो ये वुडन ब्लॉक्स की तरह पार्टिकल से बना हुआ है, इस तरीके से वुडन बॉक्स आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। लेकिन जो दूसरा साइंटिस्ट भी उन्होंने कहा ये जो मैटर है ये पार्टिकल्स ऑफ सैंड की तरह है और ये आपस में जुड़े हुए हैं और तब जाके ये मैटर बना है। मैटर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। तो ये था। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ कि क्या जो आपका मैटर है क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या पर्टिकुलेट है। अब सबसे पहली चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, आपको क्या याद रखना है, ये आपको नोट्स में लिख लेना है। SI यूनिट ऑफ मास अगर आपसे पूछी जाए, SI यूनिट ऑफ मास, तो क्या होती है वो SI यूनिट? वो होती है आपकी किलोग्राम, kg, ठीक है। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम पूछी जाए तो आपसे, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो ये होती है आपकी मीटर क्यूब। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको किसी उसमें नोट कर लीजिए। अब कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम, जो कि जैसे कि एक तो SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम तो आपकी मीटर क्यूब हो गई, इसी तरीके से हम वॉल्यूम को और किस में नापते हैं, वो हम नापते हैं लीटर में, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm स्क्वायर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चीज़ें हैं जो आपको नोट बना के अभी की अभी लिखनी है आपको अपनी नोटबुक में कहीं भी, राइट। SI यूनिट ऑफ मास क्या है? किलोग्राम। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है? मीटर्स क्यूब। देन 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm स्क्वायर, 1 लीटर dm क्यूब, आई एम सॉरी, ठीक है। 1 लीटर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर होता है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये किस तरीके से हैं, क्या ये ब्लॉक्स की तरह हैं या फिर ये मिट्टी की तरह है। तो हमें पहले इसको डिस्कस करने के लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाई। सबसे पहले हमने 100 मिलीलीटर का बीकर लिया, उसमें आधा पानी भर लिया और मार्क कर लिया लेवल ऑफ वाटर। फिर हमने क्या करा, डिज़ोल्व करा थोड़ा सा सैंड या फिर सॉरी सॉल्ट या फिर शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। क्या आपको उस पानी के लेवल में कोई भी चेंज दिखा? व्हाट डू यू थिंक कि ये जो क्या चीज़ हुई जब हमारा सॉल्ट मिला, क्या ये डिसअपियर हुआ, वाटर लेवल चेंज हुआ, वाटर का कलर चेंज हुआ? सो in order to answer these questions we need to use the idea of matter is made up of particles। हमें पता है मैटर जो है वो पार्टिकल से बना होता है। सो व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, जो भी चीज़ थी वो अब जो है वाटर के थ्रू आउट स्प्रेड हो चुकी है, राइट। अब इसका मतलब क्या है, when we dissolve salt in water the particles of salt get into the spaces between the particles of water। अब उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस का फंडा। देखिए जो सॉलिड होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। अब इनके जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही क्लोजली इंटैक्ट होते हैं, राइट, इस तरीके से क्लोजली पैक्ड। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये इस तरीके से आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं
बट इनके अंदर, और ये जो क्लोजली पैक्ड होते हैं इनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो लिक्विड होता है आपका, इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये थोड़ा थोड़ा दूरी पे होते हैं, ये हम धीरे धीरे ही समझेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा दूरी पे होंगे, लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही दूरी पे होते हैं, राइट। सो पहला क्या है, ये क्लोजली पैक्ड है और सबके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। ये जो स्पेसेस दिख रहे हैं ये आपको सबके अंदर ही मिलेंगे, इस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपको सब जगह मिलेंगे। सो अब हमने क्या देखा कि जब हमने सॉल्ट को मिलाया तो जब वो पानी में सॉल्ट गया तो अच्छे से डिज़ोल्व हो गया। तो डिज़ोल्व होने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स थे सॉल्ट के वो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो वाटर के पार्टिकल्स थे इसके अंदर जो ये स्पेस बचा था यहाँ पर सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए, ठीक है, और दोनों आपस में मिक्स हो गए पार्टिकल्स। सो ये था आपका कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ, इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि मैटर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हम देखेंगे कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। क्या ये वुडन ब्लॉक की तरह होते हैं, या ये ग्रेन ऑफ सैंड की तरह होते हैं, या फिर ये ग्रेन ऑफ सैंड से भी 1000 टाइम्स, करोड़ों टाइम्स छोटे होते हैं, जिसको हम अपनी नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते। तो वो हम डिस्कस करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। देखिए 2 से 3 क्रिस्टल लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट के और डिज़ोल्व कर दीजिए उनको 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर में। अब क्या करेंगे, जब आप उसको डिज़ोल्व करेंगे तो उस कंटेनर को एज इट इज़ रख दीजिए। फिर क्या होगा, देखिए यहाँ से मैं इसको रब कर देती हूँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि वाटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये हमें कैसे पता चला। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस एक्टिविटी को। हमने लेना है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, KMnO4, ठीक है। एक बीकर लेना है हमें 1000 मिलीलीटर का, उसमें हमें कुछ पोटेशियम परमैंगनेट डाल देना है। 1000 मिलीलीटर का ये बीकर है, 1000 ml पानी है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, 10 मिलीलीटर अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीलीटर आपको सॉल्यूशन निकाल लेना है और उसमें क्या करना है, इसका 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन निकाल के 100 ml पानी इसमें डाल देना है, ठीक है। 100 ml वाटर, जब इसमें 100 ml वाटर होगा और 10 ml पानी होगा, 10 ml ये वाला सॉल्यूशन होगा, तो हम क्या देखेंगे, ये वाला सॉल्यूशन अभी भी कलर्ड है। फिर से हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जब तक कि हमें क्लियर वाटर नहीं मिल जाता। मतलब 10 ml हम इसका निकालेंगे, 100 ml पानी भरेंगे, 10 ml इसका निकालेंगे, 100 ml पानी भरेंगे। तो हम देखेंगे इसी तरीके से ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होगा, विद एवरी डाइल्यूशन द कलर बिकम्स लाइट एंड इट स्टिल विजिबल। मतलब कि अभी भी क्या है, कलर धीरे 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 लाइट होता जा रहा है, लेकिन अभी भी ये विजिबल है। दैट मीन्स कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट्स क्या शो करता है कि कुछ ही क्रिस्टल जो पोटेशियम परमैंगनेट के थे, दे कैन कलर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, अबाउट थाउजेंड्स ऑफ लीटर जो है ये थोड़े से ही जो क्रिस्टल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के, उसको कलर करने के लिए बहुत थे। तो इससे हमने क्या कंक्लूड करा, दैट मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स in just one crystal of potassium permanganate which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles। मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट का ये पार्टिकल है, अब ये जब पानी में मिलेगा ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता रहेगा, जैसे कि इस तरीके से। पहले इतना ब्रेक हुआ ये, ठीक है, इसने पानी को कलर करा। फिर जब और पानी मिलाया गया, ये सॉल्यूशन लिया गया, तो थोड़ा सा और छोटे पार्टिकल्स हुए। फिर आगे जब पानी मिलाया गया फिर और छोटे पार्टिकल्स हुए। इसी तरीके से पार्टिकल्स छोटे होते गए और हमने क्या देखा, विद एवरी डाइल्यूशन द मैटर द पार्टिकल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। सो ये अगर हम देखें तो इस एक्टिविटी को हम डिटॉल की हेल्प से भी कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डिटॉल
डिटॉल डालेंगे आप, और उसमें क्या करेंगे आप, यही चीज़ हम स्मेल के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी हमने कलर के थ्रू करा था, फिर हम कर सकते हैं स्मेल के थ्रू। थोड़ी डिटॉल लेंगे, पानी में डालेंगे, फिर क्या करेंगे, उस डिटॉल को निकाल लेंगे थोड़ा सा, फिर उसमें पानी मिलाएंगे, फिर उस मिक्सचर को, सॉल्यूशन को निकालेंगे, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, फिर सॉल्यूशन को निकालेंगे, पानी मिलाएंगे, जब तक कि स्मेल नहीं चली जाती। अब इसका मतलब भी यही है कि पार्टिकल्स एक दूसरे में एडजस्ट हो जाते हैं और दूसरा पार्टिकल्स अपने आप को तोड़ते हैं, मतलब छोटा करते रहते हैं अनटिल जब ये अच्छे से मिक्सअप हो जाएं आपस में, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या निकला, दैट पार्टिकल्स इज मेड अप ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी 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 स्मॉल particles, right, very small particles that is beyond our imagination। मतलब जो मैटर के पार्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड होते हैं, और उन्हीं पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स। ऑल राइट, चलिए, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स, ये अभी अभी हमने करा है पोटेशियम परमैंगनेट से। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 हमने क्या देखा था कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, शुगर, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट दे गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली जब हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, एक टाइप का पार्टिकल ऑफ मैटर दे गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द particles of other. This shows that there is enough space between the particles of matter, right। क्या देखते हैं हम, जब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे कि एक टाइप के पार्टिकल्स दूसरे टाइप के पार्टिकल्स में, मतलब कि जब हम टी बनाते हैं, राइट, जब हम टी बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है, पानी में दूध डालेंगे, ठीक है। जब दूध मिक्स हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो पानी है ये भी ये इन पार्टिकल्स से बना हुआ है, हमारा दूध भी इन पार्टिकल्स से मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हमारा मिल्क है, जब हम मिल्क को पानी में मिलाएंगे तो इसके पार्टिकल्स इनके बीच में एडजस्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, राइट। मिल्क के पार्टिकल्स ये आपस में मिल गए दोनों, फिर हम मिलाएंगे जब चीनी, ठीक है। इसी तरीके से जब हम चीनी मिलाएंगे तो ये मान लो हमने क्रिस्टल्स है, ये क्या होगा, जब हीटअप होंगे ये क्रिस्टल्स, जब हीटअप होंगे तो ये अपने आप को तोड़ लेंगे और ये भी इसमें क्या करेंगे, इन स्पेसेस के बीच में जगह बना लेंगे और मिक्सअप हो जाएंगे इस तरीके से। और सिमिलरली विद क्या, टी, जब टी मिलाएंगे उसके भी पार्टिकल छोटे छोटे मिक्सअप हो जाएंगे, लेकिन वो इतने बड़े होते हैं कि वो पूरी तरीके से मिक्सअप नहीं हो पाते और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बना देते हैं, जिसकी वजह से चाय पत्ती हमें छाननी पड़ती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। तो इस तरीके से मिक्सचर बन गया हमारा, ठीक है। आपस में पार्टिकल्स एक दूसरे के एडजस्ट हो गए और इसी को फिर हम बोलते हैं टी, और ये हो जाता है क्या, दैट दे हैव स्पेस बिटवीन देम। जब इनके बीच में स्पेस है तभी तो पार्टिकल्स, हम ये जो एक्सपेरिमेंट्स है हमारा सॉल्ट वाला, ये जो चीनी घुलती है, ये जो शुगर घुलती है, डिटॉल घुलती है, पोटेशियम परमैंगनेट घुला, ये घुलता क्यों है, वो आपस में कैसे घुल जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसके बीच में स्पेस होते हैं, राइट। अब स्पेस जो होते हैं सिर्फ लिक्विड के बीच में होते हैं। अगर आप कोई सॉलिड लेंगे, देखिए सिमिलरली मैंने आपको बताया था सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है इनमें बहुत ही कम होता है। अब आप क्या चाहते हैं, एक बर्नर लीजिए, उसमें एक वुड का पीस डाल दीजिए, ठीक है। वुड का पीस डाल दिया, अब थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स ले लीजिए, मतलब कीलें ले लीजिए। अगर आप इन कीलों को इसमें डालोगे और मिक्स करोगे, क्या ये मिक्सअप हो जाएंगी, क्या ये मिक्सअप होंगी, नहीं होंगी, कील अलग रहेंगी और वुड अलग रहेगी। अब इसको गर्म भी करके देख लेते हैं। हमने इसको गर्म करा, क्या ये गर्म करने के बाद भी मिक्सअप होंगे आपस में दोनों, बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है और इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत कम है और इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे के स्पेस में नहीं घुस सकते इन दोनों के पार्टिकल्स,
जिसकी वजह से मिक्सिंग नहीं पॉसिबल हो पाएगी। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब ये कैसे पता चलेगा, देखिए आप क्या करो, एक अगरबत्ती ले लो, ठीक है, उसको जला लो या धूप बत्ती ले लो, उसको एक कॉर्नर में रख दो अपने घर के, आपको दूसरे कॉर्नर में घर के वो स्मेल आएगी। तो वो क्यों आएगी, वाई डू यू गेट दिस स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। अब आप सोचना इस चीज़ को। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है, एक गिलास ले लो बड़ा सा, उसमें बहुत सारा पानी भर लो, उसमें क्या करो, थोड़ी सी ब्लू इंक डाल दो। क्या आपको ब्लू इंक वहीं पर दिखेगी या आपको ये दिखेगा कि वो ब्लू इंक नीचे 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 आती जा रही है धीरे धीरे। ऐसे ही हनी जो है, अब जो आपका हनी होता है, शहद होता है, उसको डालो पानी में, क्या होगा, क्या वो शहद ऊपर ही रहेगा या वो मिक्स अप होते 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 नीचे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स जो हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ऑलराइट, तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये शो करता है और करेक्टरिस्टिक्स में ये पता चलता है कि हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। तीसरा अब हम एक्सपेरिमेंट जो है आपका, तीसरी करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा, देखिए एक आयरन नेल लीजिए आप, आयरन नेल, ठीक है, क्या होता है, कील ले लीजिए या फिर कोई चौक का पीस ले लीजिए या रबर बैंड ले लीजिए। अब इसको क्या करो, हथौड़े से मारने की कोशिश करो, आयरन नेल को हथौड़े से मारने की कोशिश करो। क्या ये जल्दी से टूट जाएगा, आयरन नेल जल्दी से नहीं टूटेगी। दैट मीन्स कि जो इनके पार्टिकल्स हैं उन्होंने आपस में बहुत अच्छे से एक दूसरे को पकड़ा हुआ है कि अगर इस पे हैमर भी मारी जाएगी तो ये पार्टिकल्स अलग अलग नहीं होंगे, ये टूटेंगे नहीं। राइट, इस तरीके से इनकी पैकिंग होती है कि अगर इनके ऊपर हैमर भी मारोगे ना, हथौड़ा, तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। इस तरीके से आयरन नेल की पैकिंग होती है। आप इसमें मार के देख लो हथौड़ा, टूटेगी या नहीं टूटेगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। इसी तरीके से एक रबर बैंड ले लो, उसको स्ट्रेच करो, आप देखोगे वो जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो वो स्ट्रेच होता रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल उस पर इतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, लेकिन जब वापस से आप उसको छोड़ोगे वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसे ही चौक देख लो, चौक में अगर आप उसको कट करने की कोशिश करोगे तो वो कट हो जाएगा लेकिन अपना टूटेगा नहीं, कट होके वो इसी पोजीशन में रहेगा लेकिन टूट के बिखरेगा नहीं। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है मैटर के, इन्होंने आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट किया हुआ है। राइट, तो इन एक्टिविटीज़ से हमें क्या पता चला, इन एक्टिविटीज़ से हमें पता चला दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर have force acting between them and this force keeps the particle together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. एक फोर्स होता है आपस में जो इन पार्टिकल्स को जोड़े रखता है, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे कौन सा फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं जो आपस में जोड़े रखते हैं हर पार्टिकल को, वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे आगे। तो एक फोर्स है जो इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़े हुए है और वो कुछ पार्टिकल्स में ये फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ पार्टिकल्स में ये फोर्स बहुत ज़्यादा वीक होता है। जिन पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग होता है वो आयरन जैसे, आयरन नेल जैसे, वो नहीं टूटते जल्दी से, लेकिन जिस पार्टिकल में ये छोटा होता है वो जल्दी से टूट जाते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, या फिर हम कह सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। टाइप्स काट के मैं यहाँ पर लिख दूंगी स्टेट्स। कितने प्रकार के मैटर के स्टेट्स होते हैं, या तो मैटर कोई सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है या गैस। जब भी आपने अपने आसपास कुछ भी चीज़ें देखी होंगी तो आपने ये देखा होगा मैटर तीन ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो सॉलिड, अब आप अपने रूम में ही देख लीजिए क्या है वहाँ पर, या तो बेड है, ठीक है, या फिर एक रिजॉर्ट देख लीजिए, या तो आपको वहाँ बेड दिखेगा, यहाँ आपको टेबल चेयर ये सब दिखेगा जो कि क्या है, लिक्विड है। आपको गैस दिखेगी वहाँ पर जहाँ से आपका खाना बन रहा होगा, या सीएनजी वगैरह दिखेंगी, ये गैशियस फॉर्म में है। जो एयर आप ब्रीथ करते हो वो गैशियस फॉर्म में है।
या फिर आपको लिक्विड दिखेगा, पानी दिखेगा, पानी की चीज़ें दिखेंगी, ठीक है, इस तरीके से तरल पदार्थ दिखेंगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस। इनके अलावा आपको चौथा मैटर नहीं दिखेगा। पर अभी जब मैं आपको कराऊंगी ये वाली चीज़, लास्ट में नोट्स दूंगी, तो उसमें मैं आपको कराऊंगी कि अभी तक कितने मैटर जो हैं, कितने स्टेट्स डिस्कवर हो चुके हैं। अब तक 6 स्टेट्स डिस्कवर हो चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 3 स्टेट्स और हैं जो कि मैं आपको लास्ट में नोट्स में दूंगी। वो आपको नोट्स जो मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करूंगी, वो आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से उसका स्क्रीनशॉट लेना है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसको चैप्टर समझना है वो चैप्टर समझ सकता है, लेकिन आगे के नोट्स ज़रूर लेना वो वाले, ठीक है। तो चलिए, सॉलिड स्टेट है अब आपका। जब देखिए, अब इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं। अब बहुत सारे आइटम्स कलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि पेन हो गया, एक बुक हो गई, नीडल हो गई, वुडन स्टिक हो गई। अब क्या करना है, इसको एक पेपर पे रख दीजिए और स्केच बना लीजिए सारी चीज़ों का ऑन योर नोटबुक विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, पेन और अ कलर। अब आपने क्या देखा कि इन सब की एक डेफिनेट शेप है, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है और फिक्स्ड वॉल्यूम है सबकी। जब भी ये हैमर करेंगे इनको, या हम इसको पुल करेंगे या ड्रॉप करेंगे, तो क्या ये टूटेंगे? नहीं, ये टूटेंगे भी नहीं, राइट। आर दे कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये आपस में डिफ्यूज़ कर सकते हैं? अगर हम नीडल को और बुक को आपस में डिफ्यूज़ कराना चाहें, जैसे कि अगर पानी है, पानी में चीनी घोल सकते हैं, लेकिन बुक में क्या आप नीडल को घोल सकते हो? क्या बुक में एक वुडन पीस को घोल सकते हो? वुडन स्टिक को घोल सकते हो? नहीं ना। तो क्या ये आपस में डिफ्यूज़ हो सकते हैं? अब इनको कंप्रेस करने की कोशिश करो। एक वुडन ब्लॉक ले लो, उसको उस पर अपना फोर्स लगाओ और हाथों से कंप्रेस करने की कोशिश करो। क्या वो दबते हैं? क्या वो कंप्रेस होते हैं? अब आप फॉर्म लोगे, फॉर्म को दबाओगे, वो अच्छे से दब जाएगा। पर ये जो वुडन ब्लॉक है, क्या जब आप इसको दबाओगे, क्या ये दबेगा अच्छे से? नहीं दबेगा। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि ऑल द अबव एग्जाम्पल्स आर सॉलिड। और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं सॉलिड में कि दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप होती हैं इनकी, डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं, इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, राइट। देन दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि ये बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो सकते, ये इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, कंप्रेसिबल बहुत कम होते हैं जो सॉलिड्स होते हैं। ऑल राइट, सेमी सॉलिड की बात नहीं कर रही मैं, सॉलिड्स की कर रही हूँ। और सॉलिड्स में भी वुडन ब्लॉक, आयरन, डिपेंड करता है मैटर टू मैटर पे। अब सॉलिड जो होते हैं, ये इनकी टेंडेंसी होती है टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। मतलब कि क्या मतलब है इसका? अब आपकी जो बेड है, वो चाहे कैसा भी आप फोर्स लगा लोगे उसके ऊपर, अनटिल एंड अनलेस आप उसको हथौड़े से तोड़ने लग जाओ, तो वो टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, अगर आपका बेड स्ट्रॉन्ग है, तो शेप आपके बेड की वही रहेगी। तो यही आपको बताया गया है कि सॉलिड्स में एक टेंडेंसी होती है टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड्स जो होते हैं, ये जब आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो होता है फोर्स लगा दोगे, तब जाके क्या हो सकता है कि ये टूट जाएं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। सो क्या होता है ये? दे आर रिजिड, क्योंकि आप इनकी शेप नहीं बदल सकते, इसलिए ये रिजिड भी होते हैं। वट अबाउट रबर बैंड? ये भी तो एक सॉलिड है। कैन इट चेंज द शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट सॉलिड? वट अबाउट शुगर और सॉल्ट? जब आप इसको जार में डालते हो, तो क्या जार ये अपनी शेप बदल लेता है? वट अबाउट स्पंज? क्या ये सॉलिड है? अब देखिए, और अगर ये सॉलिड है, तो हम कह रहे हैं कि मैम, ये आपने तो अब ये भी बताया कि सॉलिड्स को कंप्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्पंज भी तो एक सॉलिड है, लिक्विड तो नहीं है, ये गैस तो नहीं है, ये भी तो एक सॉलिड है। वाई इज इट एबल, वाई वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? सो इसके आंसर्स ढूंढते हैं हम। अब देखिए, रबर बैंड जो होता है, इट चेंजेस इट्स शेप्स
एंड फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। जब हम उस पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि वो अपने आप को स्ट्रेच तो कर लेगा, लेकिन जैसे ही हम उस फोर्स को छोड़ देंगे, उस एक्सेसिव फोर्स को, उस रबर बैंड बेचारे के लिए हम इतना एक्सेसिव फोर्स को लगाना छोड़ देंगे, तो वापस से वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा ही आप एक्सेसिव फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा। ऑल राइट, लेकिन वो अपनी शेप नहीं बदलेगा। दूसरा, शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने हाथों में लोगे तो भी शेप फिक्स रहेगी उस क्रिस्टल की, चाहे आप उसको डिब्बे में डालोगे तो भी फिक्स शेप रहेगी, चाहे आप उसको प्लेट में डालोगे तो भी शेप फिक्स रहेगी। तो सॉलिड में शेप फिक्स रहती है, दे आर रिजिड, फिक्स वॉल्यूम होता है इनका। फॉर एग्जाम्पल 1 किलो चीनी को आप कहीं भी डाल दो, वो 1 किलो चीनी जार में भी वही रहेगी, प्लेट में डालोगे तो वो 1 किलो चीनी प्लेट में भी वही रहेगी, और वो 1 किलो चीनी आप बिखेर भी दोगे तो वो 1 किलो की 1 किलो ही रहेगी, 2 किलो नहीं बन जाएगी। ठीक है, चाहे आप उसको तोड़ दो, चाहे कुछ भी कर दो, तो वो 1 किलो मतलब 1 किलो ही होगा। ठीक है, देन स्पंज जो होता है, स्पंज में माइन्यूट होल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, एयर ट्रैप हुई होती है। जब हम उसको प्रेस करते हैं ना तो एयर तो बाहर निकल जाती है, तो जिसकी वजह से हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं, बट शेप स्पंज की वही रहती है। राइट, आप बोल रहे, अगर हम बोलें कि सॉलिड तो स्पंज भी है, तो फिर ये अपनी शेप जो है इसको हम कैसे दबा पाते हैं? तो ये जो स्पेसेस है ना, इसके बीच में एयर भरी होती है। ये पार्टिकल्स हैं स्पंज के आपके, इन पार्टिकल्स के बीच में हवा भरी होती है बहुत सारी और ये भी अच्छे से इंटैक्ट होते हैं। ऑल राइट, ये नहीं है, ये लिक्विड की तरह नहीं होती इनकी शेप्स, इनकी शेप भी इसी तरीके से होती है और आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड होते हैं, और इसमें भरी होती है एयर। जब आप इसको अपने हैंड्स से स्पंज करते हो, मतलब दबाते हो, कंप्रेस करते हो, तो ये क्या होता है, ये जो एयर होती है ये बाहर निकल जाती है। ये एयर जैसे ही बाहर निकल जाएगी तो ये स्पंज जो है वो सिकुड़ जाएगा। सिमिलरली जब आप इसको छोड़ोगे तो एयर वापस से आके स्पंज में भर जाएगी और स्पंज की शेप वैसी दोबारा हो जाएगी। तो दैट मीन्स solids have similar shape, they have fixed shape, fixed volume, definite boundaries and negligible compressibility। compressible भी कब होंगे? under circumstances जैसे कि स्पंज में है जिसमें एयर ट्रैप्ड है बीच में। ऑल राइट, चलिए अब पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम गैसियस स्टेट के बारे में। अब क्या करना है आपको, लिक्विड स्टेट्स पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं। अब आप कलेक्ट कर लीजिए कुछ चीज़ें, जैसे कि वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स। आप कंटेनर ले लीजिए डिफरेंट शेप्स के और 50 मिलीलीटर मार्क कर लीजिए उन कंटेनर्स पे विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम अ लेबोरेटरी। अब आप क्या देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ़ दिस लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। अब आप क्या देखोगे, जब ये वाटर को आप नीचे गिरा दोगे तो क्या उसका शेप बदलेगा, क्या उसका साइज़ बदलेगा, क्या उसका वॉल्यूम बदलेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर। इस पानी को जब आप ज़मीन पे डाल दोगे तो क्या होगा, सबसे पहले एक बॉटल में 50 मिलीलीटर हमने वाटर लिया, तो इस तरीके से पानी होगा। ठीक है, हमने इसको ज़मीन पे डाला तो क्या हुआ, ये पानी क्या ये बढ़ा या ये 50 मिलीलीटर ही हुआ, 50 मिलीलीटर ही हुआ। इसी तरीके से हमने एक कैन ले ली, एक कंटेनर ले लिया बड़ा सा, उसमें इस पानी को डाल दिया, तो क्या इसका जो वॉल्यूम था वो बढ़ा? वॉल्यूम नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड में पर इसकी शेप जो है वो बदलती गई। हमने इस कंटेनर में डाला तो इस शेप में आ गया, हमने अर्थ पे बिखेरा तो इस शेप में आ गया, हमने यहाँ डाला तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो गई। तो हमने क्या देखा, जब हम इन लिक्विड्स को किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो इनकी शेप जो है वो बदल जाती है, बट
वॉल्यूम जो होती है वो इनकी फिक्स रहती है, मतलब 50 मिलीलीटर ही रहेगा, ना ही ये बढ़ेगा ना ही ये कम होगा अनटिल एंड अनलेस इनकी इवेपोरेशन हो जाए या हम इसको बॉईल करके उड़ा दें, ठीक है। ये सर्कमस्टांस अलग होते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्या उसका शेप जो है फिक्स रहेगा, शेप चेंज होगी। सो क्या इससे हम इन्फर कर सकते हैं अबाउट लिक्विड्स, they have no fixed shape, they take the shape of the container in which they are poured, they have fixed volume like solids, ठीक है, like solids, so they are not rigid, right, and but can be called as fluid, so मतलब क्या है इसका कि रिजिड नहीं होते और इनको फ्लूइड बोल सकते हैं हम। एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, वेयर वी सॉ द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, gases from atmosphere diffuse in and dissolve in water, the gases especially जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि एसेंशियल होती है हमारे सर्वाइवल के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, वो डिफ्यूज़ हो सकती है, मतलब मिलाई जा सकती है पानी के अंदर, जिसकी वजह से आज इतना सारा एक्वेटिक लाइफ जो है हमारी ज़िंदा है। वो क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स में मिक्स हो सकते हैं, आपस में डिफ्यूज़ हो सकते हैं। ऑलराइट, हमें भी पता है जितने भी क्रिएचर्स हैं जो सांस ले रहे हैं उनको दे नीड टू ब्रीथ फॉर देयर सर्वाइवल, एंड एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ओनली, और वो हो कैसे सकता है, क्या विद द हेल्प ऑफ गिल्स? नहीं, वो इसलिए सांस ले सकते हैं बिकॉज जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी में उसकी वजह से। सो वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस दे कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, ठीक है, मतलब कि लिक्विड के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड भी इसमें मिक्स हो सकता है, लिक्विड भी इसमें मिक्स हो सकता है, लिक्विड और गैस भी इसमें मिक्स हो सकती है। ऑलराइट, गैस के पार्टिकल्स भी, एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड जो सॉलिड का है वो हायर, लिक्विड्स का है वो हायर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब एक दूसरे में मिक्स होने की कैपेबिलिटी सॉलिड की हाई होती है या लिक्विड की, अब आप मुझे लगता है आंसर बता सकते हो कि लिक्विड्स की रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। This is due to the fact that in liquid states, particles move freely and have greater space between them, between each other as compared to particles of solid state. Alright, I hope ये समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं gaseous state के बारे में थोड़ा सा। I am rubbing all this. What's happening with the pen? So मैं ये मिटा देती हूँ, अब हम गैस डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, गैसियस स्टेट। कभी भी आपने ये ऑब्ज़र्व किया है जो बैलून सेलर है, दे फिल अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स विद सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। कभी भी देखना छोटा सा सिलेंडर होता है और उसमें से कम नहीं तो 300-400 बैलून वो फुला देता है। ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे अब। एक एक्टिविटी करते हैं, आपको क्या करना है, 300 ml के क्या लेने सिरिंज एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉक्स, ठीक है।
Remove the piston from all the syringe, leaving the syringe untouched. Fill the water in the second and pieces of chalk in the third. एक में वाटर भरेंगे, एक में आप पीसीज ऑफ चॉक भर लो, राइट। मैं आपको बताती हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, पर ये भी छोड़ो, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये एक्टिविटी आपको मैं कराऊंगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमें क्या देखना है कि गैस है, ठीक है, गैस है, मान लो आपकी, कहते हैं ना कि 6 किलो का सिलेंडर है, 6 किलो गैस आपकी सिर्फ इतने ही सिलेंडर में आ जाती है, ठीक है। 20 किलो गैस आपकी छोटे से स्पेस में, इतने से में स्पेस में आ जाती है, लेकिन यहीं आप 20 किलो चीनी लेने जाओगे तो इतना बड़ा डिब्बा चाहिए होगा आपको, राइट। और 20 किलो अगर पानी, 20 लीटर पानी, तो इतने बड़े कंटेनर में आएगा। लेकिन ये अगर 20 किलो आपको गैस भरनी है तो सिर्फ इतने से ही एरिया में वो 20 किलो गैस आ जाएगी। दैट मीन्स दे आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। मतलब कि अगर हम इसके ऊपर किसी सॉलिड के ऊपर कंप्रेस करेंगे ना, किसी सॉलिड को किसी चीज़ के अंदर कंप्रेस, मान लो ये टनल है, इस सॉलिड को हम इस टनल में घुसाने की कोशिश करेंगे, इतने बड़े सॉलिड को, तो वो कंप्रेस नहीं हो पाएगी, इस टनल में नहीं जाएगी। अगर हम पानी डालते हैं इस टनल में तो आराम से चला जाएगा, लेकिन उतना ही पानी जाएगा जितना ये टनल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टनल की लेंथ और ब्रेथ 5 है तो उतना ही पानी जाएगा जितना टनल है आपका। लेकिन अगर हम गैस डालना चाहें तो गैस बहुत सारी इस टनल में आ सकती है, बहुत सारी, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतनी गैस इस टनल में आ जाएगी। दैट मीन्स दैट दे आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अब ये जो हम घर में यूज़ करते हैं वो कौन सी गैस यूज़ होती है? एलपीजी। और एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑल राइट, सो एलपीजी का जो सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग या फिर ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज़ अ कंप्रेस्ड गैस। ये आपको याद रखना है कि ये जो आप हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हो या फिर जो आपके घर में गैस आती है कंप्रेस्ड है, मतलब बहुत ही कंप्रेस करके उस सिलेंडर में फिल हुई है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है सीएनजी की फुल फॉर्म याद रखनी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वैसे मैं सारे नोट्स दूंगी लास्ट में आपको, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल these days in vehicles, and due to higher compressibility large volumes of gas can be compressed into a very small cylinder, और हम इसको easily ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, राइट। सो हम क्या देखते हैं, कभी कभार गैस खुली छोड़ दी तो ऐसा होता है ना, 3-4 रूम्स छोड़ के भी हमें वो गैस की स्मेल आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्यों? इस वजह से आ रही है कि पार्टिकल्स जो अरोमा है वो मिक्सअप हो जाते हैं आपके एयर में, जिसकी वजह से जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आपकी नाक तक पहुंचते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? दैट दे डिफ्यूज़, इनकी जो डिफ्यूजन पावर होती है ना एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। आप एक बाल्टी लीजिए, पानी डाल दीजिए, ठीक है, बाल्टी से पानी डाल दीजिए, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही जाएगा। ऐसे ही आप सॉलिड को फेंक दीजिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाएगा। लेकिन जब आप देखेंगे कि अगर कोई गैस खुली छोड़ दो तो दूर तक आपको स्मेल जाएगी। दूर तक स्मेल जाने का मतलब है कि इनकी डिफ्यूजन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। सो इन गैसियस स्टेट्स particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container, and pressure is exerted by gas. Because of this force, gas particles per unit area of the volume of the container. All right, चलिए आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर क्या देखा, गैस को हम किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, तो दे आर नॉट रिजिड। दूसरा, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती गैस की। गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो बहुत ही कैसे होते हैं, फ्री मूव करने वाले होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैंने अभी अभी बताया था, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जो गैशियस पार्टिकल हैं, वो बिल्कुल इस तरीके से पैक्ड होते हैं, बहुत ही फ्रीली पैक्ड, ठीक है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन बहुत ही इजी हो जाता है गैशियस स्टेट में। दूसरा, दे हैव नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, दे हैव नो डेफिनेट बाउंड्रीज, दे हैव नो डेफिनेट शेप एंड compressibility, they have highest compressibility, they have highest compressibility as compared to solids and liquid, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है जो मैंने आपको ये बताया। दूसरा, कुछ फुल फॉर्म्स, और जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको कन्वर्जन्स बताई थी वो आपको याद रखनी है। कल हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर स्टेट चेंज कर सकता है अपनी, और ये सब चीज़ें, 3-4 चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। और हमारा चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली मैं कल या परसों तक इसको कंप्लीट करा दूंगी। एंड नोट्स आपको मिलेंगे, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नोट्स में मैं क्वेश्चन आंसर नहीं दे रही आपको, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगी जो इस चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं। ऑल राइट, चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड गुड लक।